ऑल राइट बॉयज़, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हमारा ट्रेनिंग वाइज एक रेस्ट डे है, तो मैंने सोचा कि फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियो बनाते हैं। लास्ट वीक हमने जब रेस्ट डे था तब एक वीडियो अपलोडिंग से भी ब्रेक लिया था, तो वो मैं बीच बीच में लेता रहूँगा। बट आज हम एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो करेंगे। ऑल्सो उससे इम्पॉर्टेंट मैं आपको थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताऊँगा। तो अभी मेरी सुबह सुबह पहले म्यूज़िक क्लास है अराउंड 10 बजे, हम वो करने जाएंगे। एंड वंस आई एम बैक होम और हमारी पहली मील हो जाए, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे एंड वाई यू शुडेंट ट्रेड डायरेक्टली इनटू द स्टॉक मार्केट। मैं वो कभी कभी करता हूँ बट ज़्यादा नहीं। एंड आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड ट्रस्ट मी, 15-20 साल बाद आप सब लोग मुझे थैंक यू बोलोगे उसके लिए। तो लेट्स गो, म्यूज़िक क्लास करेंगे एंड देन हम घर पे आके ये काम करेंगे। तो या आई सी यू गाइस देन। ऑल राइट, मील नंबर 1, मैं म्यूज़िक क्लास से आया हूँ। होने वाला है ये बल्किंग शेक हमारा। एंड इसकी रेसिपी मैंने बहुत टाइम पहले यूट्यूब पे डाली थी, उसकी लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन मिलेगी। एंड वहीं पे सारे मैक्रोस वैक्रोस भी होंगे। आज की फुल डे ऑफ ईटिंग के लिए मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो सारे मील्स के मैक्रोस साथ में डाल दूँगा इंस्टेड ऑफ डूइंग वन 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 करके। तो अगर आपको सिर्फ मैक्रोस देखना है दैन यू कैन गो फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो। एंड हाँ, इसके बाद अभी ये ख़त्म कर लेता हूँ, थोड़ा सा काम करूँगा एंड देन हम बात करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। एंड प्लीज़ डोंट स्किप दैट, ये आपके लिए इफ़ स्पेशली अगर आप 18 to 24 वाली एज में हो, मस्ट वॉच, ठीक है? प्लीज़ गलती से भी स्किप मत करना। ऑलराइट बॉयज़, अब हम आज के वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी वाई यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। एंड प्लीज़ ये पार्ट ऑफ द वीडियो को स्किप मत करना यार। आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, इतनी रियल, इतनी जेन्युइन एंड इतनी लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता। लाइफ चेंजिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आपने जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च किया एंड आज से पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ट्रस्ट मी 40 to 45 की एज तक आप आराम से अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। कैसे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। द रीज़न कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इज़ बिकॉज मैंने रिसेंटली एक ग्लोबल ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, आपने भी किया होगा ज़रूर। उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉमनली नोन एज AI। एंड आज सुबह मैंने एक न्यूज़ पे आर्टिकल पढ़ा था कि एक AI बॉट बनाया गया है जो वेब डेवलपमेंट की कोडिंग खुद से कर सकता है। और तब मैंने सोचा कि भाई अगर ये इंजीनियरिंग वालों की नौकरी खतरे में हो सकती है 30-40 साल बाद, तो भाई मैं कॉमर्स वाला हूँ, हम आर्ट्स वाले हैं, हमारा क्या ही होगा, राइट? एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि भाई अगर आपने आपके घर में देखा होगा, आपके दादा दादी, आपके माँ बाप, उन्होंने पूरी 60 ईयर्स ऑफ एज तक अच्छे से काम किया है मेहनत से, देन उन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करी है। बट आई फील लाइक जो रेट से हमारी जॉब्स रिस्क में जाने वाली है ना, मे बी हमको वो चांस ही नहीं मिलेगा कि हम 60 तक काम कर पाएँ। एंड जिसकी वजह से हमारा वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल जो है वो कम हो सकता है। दैट्स वाई हमको मेक श्योर करना है कि भाई बाय द टाइम वी आर 40-45 हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल हो कि हम अपनी पूरी लाइफ कंफर्टेबली तो जी पाएँ। एंड ये हासिल करने के लिए आपको कोई भी स्पेशल फाइनेंस नॉलेज नहीं चाहिए, बिकॉज एक चीज़ जो है ना जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में, दैट इज़ टाइम, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
अगर आप 16 to 20 ईयर्स की एज पे हो, ट्रस्ट मी, यू हैव दी अपर हैंड। आपके पास बाकी सब लोग से कंपेयर्ड बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज आपके हाथ में टाइम है, एंड टाइम से ज़्यादा बड़ी वैल्यू और किसी की भी नहीं होती। ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ। समझो तुम्हारा नाम राम है एंड तुम्हारा एक भाई श्याम है, एंड आपके पापा बड़े अच्छे आदमी हैं यार। उन्होंने बोला कि यार जब तुम दोनों 18 साल के हो जाओगे ना, तो मैं तुमको तुम्हारी 18th बर्थडे से लेके तुम्हारी 40th बर्थडे तक 12,000 रुपये गिफ्ट करूँगा, एंड इसका तुमको जो करना है तुम वो कर सकते हो। अब राम स्मार्ट आदमी था, उसने 18th बर्थडे से लेके 40th बर्थडे तक उन 12,000 रुपयों को एक मंथली SIP में इन्वेस्ट किया। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब उसको एक साल में 12,000 रुपये मिलते थे, वो हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करता था। सिंपल सी बात है। एंड उसने ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करी जिसमें उसको हर साल 10% रिटर्न मिलता था, राइट। वेरी सिंपल, क्लियर टू अंडरस्टैंड। बट जो श्याम था ना, उसने पहले 10 साल बहुत पार्टी करी, एज इज़ 18 to 28। उसने 12,000 में से 1 रुपया भी सेव नहीं किया, एंड उसने आराम से उसको उड़ाया। बट जब वो 29 ईयर्स का हुआ, उसने सोचा कि यार अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए लाइफ में, एंड मेरे भाई ने इतना इन्वेस्ट किया है एंड उसके रिटर्न्स भी अच्छे हो रहे हैं, तो मैं भी करता हूँ। एंड वो चाहता था कि एट द एंड ऑफ हिज 40th बर्थडे उसका एंड उसके भाई का जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो अराउंड द सेम होना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने एजेस 29 से लेके एजेस 40 तक इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 1,000 रुपीज़ पर मंथ, उसने 2,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसको लगा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो एट द एंड ऑफ द डे राम एंड श्याम दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहेगी। क्या आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है? लेट मी टेल यू समथिंग, ये एक गलती है जो बहुत लोग करते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरे को भी ऐसा ही लगता था। बट राम बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाता है एज़ कम्पेयर टू श्याम, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिकॉज वो मार्केट में ज़्यादा टाइम के लिए था। ये कैसे होता है एग्जैक्टली मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो ये है राम एंड ये है श्याम। राम ने एज 18 से लेके एज 40 तक हर साल 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एंड वो टोटल बनता है 2,76,000। श्याम ने एज 29 तक इन पैसे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किए, ये सब पार्टी में गए हैं। बट 29 से लेके 40 तक उसने 24,000 इन्वेस्ट किया है, एंड उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक्चुअली राम से ज़्यादा होता है। एंड अभी आप सोच रहे होगे कि फिर इसका रिटर्न कम क्यों है। तो ये है राम, उसने हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए एट अ 10% रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 23 ईयर्स। उसने इन्वेस्ट टोटल किया था 2,76,000 रुपीज़। उसके रिटर्न्स एट 10% पर ईयर थे अराउंड ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज़, एंड उसकी टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बनती है 10,74,000। राम का कॉलम लुक समथिंग लाइक दिस। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10,74,000। प्लीज़ अपोलोजाइज़ फॉर माई कॉमर्स, मैं एक्सेल में बहुत अच्छा नहीं हूँ। अब हम देखते हैं श्याम को। उसने 2,000 रुपीज़ हर महीने इन्वेस्ट किए एट एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%, बट उसका टाइम पीरियड ओनली 12 ईयर्स था। देखो, ऑल्दो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा था, उसके रिटर्न्स सिग्निफिकेंटली कम थे श्याम से, बिकॉज उसने इनफ टाइम स्पेंड नहीं किया मार्केट में, एंड उसकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू सिर्फ 5,57,000 तक आई। दिस इज़ नोन एज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने याद है 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है लिटरली। लेट्स से कि तुमने किसी बंदे को 100 रुपये की लोन दी है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब वो पहला साल ख़त्म होने के बाद आपको 10 रुपये इंटरेस्ट देगा, दूसरा साल ख़त्म होने के बाद वापस 10 रुपीज़ इंटरेस्ट देगा, तीसरा साल 10 इंटरेस्ट। समझो कि ये लोन 5 साल तक चलता है। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स तुम्हारे पास इंटरेस्ट कितना होगा? 50 रुपये, करेक्ट। बट जब हम म्यूचुअल फंड्स एंड मार्केट्स की बात करते हैं तब इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, कंपाउंडेड होता है। एज इन समझो मैंने वापस से उसी बंदे को 100 रुपये दिए एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब पहले साल में तो मेरे को इंटरेस्ट 10% मिलेगा, बट सेकेंड ईयर में हमको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 10% तो मिल रहा है 100 पे, बट हमको वो 10 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है उस पर भी 10% मिलेगा। व्हाट इज़ 10% ऑफ 10 रुपीज़? 1 रुपी। तो इस तरीके से हमको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट 10 रुपये की जगह 11 मिलेगा, थर्ड ईयर में 11 की जगह 12.1 रुपीज़ मिलेगा। ऐसे ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब राम के साथ क्या हुआ, उसको एज 18 से लेके 40 तक कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता गया। 18 पे 19, 20, 21, 22 ऐसे उसका इंटरेस्ट कंपाउंड होते 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 अपने आप को बढ़ाता गया। बट श्याम वॉज इन द मार्केट ओनली फॉर 12 ईयर्स वेर एज राम वॉज इन इट फॉर 23 ईयर्स। इसलिए श्याम को जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो
एज़ कम्पेयर टू राम हाफ था. सो नाउ आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग अर्ली. समझो तुम्हारी उम्र 20 ईयर्स की है एंड तुम्हारे सोसाइटी में एक अंकल रहते हैं, बहुत बोलते हैं वो. उनकी उम्र 40 है एंड उन्होंने रिटायरमेंट प्लान करने के लिए एट द एज ऑफ 40 एक SIP चालू करी है, जो जब वो 60 एज की उम्र तक पहुँचेंगे तब मैच्योर होगी. बट आपने 20 ईयर्स की एज में एक SIP चालू करी है जो जब आप 60 ईयर्स के होगे तब रिटायर करेगी. इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बहुत क्रेजी होगा. मैं अभी आपको दिखाता हूँ. समझो आप दोनों ने 5,000 रुपये की SIP चालू करी है. वो अंकल ने कितने टाइम के लिए करी? 20 ईयर्स के लिए. आपने कितने के टाइम के लिए करी? 40 ईयर्स के लिए. लेट्स लुक एट द डिफरेंस राइट नाउ. अंकल जी उन्होंने 5,000 रुपये डाले 20 साल के लिए एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम. ये मंथली इन्वेस्टमेंट है बाय द वे. उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गई 12 लाख. उनके रिटर्न्स थे 26 लाख एंड उनकी टोटल वैल्यू हो गई 38 लाख. ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है. बट यू नो व्हाट्स बेटर? ये तुम हो, तुमने 5,000 रुपये 10% रेट ऑफ रिटर्न पे 40 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं. तुम्हारा इन्वेस्टेड अमाउंट था 24 लाख. तुम्हारे रिटर्न्स दो ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपीज़ है एंड तुम्हारी एट द एंड ऑफ 40 ईयर्स टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनती है I can't even read this number, okay? Now you know why investing is important at an early age, right? एंड हम ये कैसे कर सकते हैं, अब मैं उसके बारे में बहुत थोड़ा बताऊंगा एंड देन हम अपनी फाइनल मील ऑफ द डे के लिए मिलेंगे. तो इसके 2-3 एवेन्यूज़ है जिसके बारे में बात करूँगा. तो लेट्स गो डू दैट. ऑलराइट, आप अपने पेरेंट्स को जाके पूछना या अपने दादा दादी को जाके पूछना कि क्या हमारे पास फ़िक्स डिपॉज़िट, क्या हमारे पास बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट में पैसे इन्वेस्टेड हैं. 99.9% चांस होगा कि आपको येस आंसर मिलेगा. एंड मैं फ़िक्स डिपॉज़िट या बैंक डिपॉज़िट्स में हेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. वो उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती है. ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क होती है एंड आपको एक एवरेज रिटर्न मिल सकता है. बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं. इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है. जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब वड़ा पाव 5 रुपये का मिलता था. आज मैं फाइनल ईयर कॉलेज में हूँ, वड़ा पाव 20 रुपये का मिलता है. ऐसा क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से. इन्फ्लेशन इज़ द इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर टाइम. मतलब पैसा खर्च करने का जो कॉस्ट होता है वो भी ओवर टाइम इंक्रीज़ करता है. 10 साल पहले जो 100 रुपये की कीमत थी वो आज सेम नहीं है. वो टाइम पे आपको 100 रुपये से 20 वड़ा पाव आ जाते हैं, आज आपको सिर्फ 5 वड़ा पाव आएंगे. ठीक है, मैं वड़ा पाव का एग्जांपल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एंड आपको आसानी से समझ में आएगा. अब कैसा है कि मैंने जहाँ तक देखा है बैंक की फ़िक्स डिपॉजिट्स में रेट ऑफ रिटर्न 4.5 to 7% के बीच में फ्लक्चुएट करती हैं. एंड कभी कभी दिस इज़ नॉट इनफ टू बीट इन्फ्लेशन बिकॉज अगर आपके इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लेशन सेम रेट से ग्रो हो रहे हैं एंड देन एट द एंड आपकी एक्चुअल ग्रोथ तो कुछ होगी ही नहीं ना, आप प्रॉफिट में तो हो गई ही नहीं. आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आज था वो ही रहेगा 20, 25, 30 साल बाद, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उतना. इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगा. सबसे पहले फ़िक्स डिपॉजिट की जगह पे अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है. बिकॉज सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़ीरो रिस्क होती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भले ही आपको अच्छी लगे या ना लगे उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया है. कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आज तक बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, इन तीनों चीज़ों में जिसने भी इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट में आज तक कभी डिफ़ॉल्ट नहीं आया. सो दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी विद दैट. उसके अलावा अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने हैं देन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स. ऑल्दो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आपने सुना ही रहेगा. लॉन्ग टर्म में वो जो आपको ग्रोथ दे सकते हैं ना, वैसा और कुछ भी नहीं हो सकता है. म्यूचुअल फंड्स मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे के हो सकते हैं. बिकॉज हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट्स पिछले 6-7 सालों में ऑलमोस्ट 150 या 200% से राइज़ हुआ है. अब अगर आप 5-6 साल में FD की रिटर्न देखोगे टोटल कैलकुलेटेड तो वो उसके मतलब दूर से भी दूर है. ठीक है, एंड बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूचुअल फंड्स इज़ दैट आपको खुद बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा. आई नो कि बहुत लोग कॉमर्स एंड फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ पे इन्वेस्ट करें. म्यूचुअल फंड्स में एक फ़ंड मैनेजर होता है जो सारे म्यूचुअल फंड के सब्सक्राइबर से पैसे पूल करता है एंड उन पैसों को अलग अलग इक्विटीज़ में डालता है. मतलब वो अलग अलग कंपनीज़ के स्टॉक्स में डालता है या अलग अलग डेट के इंस्ट्रूमेंट्स में डालता है. वो म्यूचुअल फंड वाला कहाँ पे क्या डालता है उसके बारे में बात नहीं करूँगा. बट 5 से 6 फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं. वो एक्टिवली
कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं एंड पोर्टफोलियो चेंजेस करते हैं जिससे आपको बेस्ट रिटर्न मिल सके। एंड इफ़ यू डोंट हैव टू मच नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी, दिस इज़ योर गो टू थिंग, क्योंकि यहाँ पे लिटरली कोई आपका काम करने के लिए बैठा हुआ है, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो एंड यू कैन गो अहेड विद दैट। एंड अगर आपको वो भी नहीं करना, आप अपने फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल प्लानर हायर कर सकते हो। बट फाइनेंशियल प्लानर्स यूजुअली ऐसे सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं जिससे उनको रिटर्न अच्छा मिलता है, तो दैट कैन बी सम टाइम लिटिल डाइसी। तो अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी बंदा तब ज़रूर दो उसको, बट इफ़ नॉट, प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ो एंड जो रिटर्न्स आपको एक साल में मिल सकते हैं वो बहुत क्रेजी हैं। लाइक अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक साल में 40% रिटर्न तक मिल सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गूगल करो एंड फैक्ट शीट्स पढ़ो एंड आप रिटर्न्स का हिस्ट्री देखो, आप पागल हो जाओगे। अब खुद सोचो यार, एज ऑफ राइट नाउ इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 8% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है। स्लोली एंड स्टेडीली ये नंबर बढ़ने ही वाला है एंड जैसे ये नंबर बढ़ेगा मार्केट में कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा एंड अगर आप उस मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी स्लोली एंड स्टेडीली। 15-20 साल में आप जो अमाउंट ऑफ रिटर्न्स देख सकते हो वो मैंने आपको अभी दिखाया है मेरी स्क्रीन पे। एंड इफ़ यू आर अ वाइज मैन यू विल लिसन टू मी। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मनी कंट्रोल, ज़ीरोधा, वारसिटी ऐसे वेबसाइट्स पे जाओ, रिसर्च करो म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अपने पेरेंट्स को भी बताओ इनके बारे में अगर वो लोग आज तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हेल्प यू क्रिएट योर वेल्थ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ एंड इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। 18 साल की एज में म्यूचुअल फंड्स में अगर पैसे स्टार्ट किया डालना, ट्रस्ट मी बाय 40-45 आप बिना कुछ करे हुए करोड़पति आराम से बन सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया अभी वो 5,000 रुपीज़ की मंथली SIP देख के, वो कितने से कितना गया 40 साल में, जैसा कि आपने देखा। पीछे स्क्रॉल कर दो, मैं टाइम स्टैम्प यहाँ पे डाल दूंगा। 5,000 की मंथली SIP से 3 करोड़ रुपए बने हैं। ठीक है, दैट इज़ द पावर ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी एंड कंपाउंडिंग। प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जाके इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ो। ट्रस्ट मी, ये जो आपके पोर्टोफोलियो में वैल्यू ऐड कर सकता है ना, वैसा और कोई चीज़ नहीं है। एंड मैं डायरेक्ट इक्विटी में भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं अंदर। इफ़ यू आर विलिंग टू होल्ड स्टॉक्स फॉर 20-25+ ईयर्स एंड आप अगर मार्केट में क्रैश आया एंड अगर आपके पास वो विल पावर है कि आप उसको होल्ड करके रखो और बेचो नहीं, देन गो फॉर डायरेक्ट इक्विटी। अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। एंड ट्रस्ट मी, मार्केट ऊपर नीचे बहुत होता रहता है, आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहना है। एंड अगर बड़ा करेक्शन भी आया, बड़ा क्रैश भी आया, तो भी बने रहो। उल्टा जब वो क्रैश आएगा और बाय करो, क्योंकि वो उस वापस बाद में वो ऊपर ही जाने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एक बहुत लंबे समय के लिए नीचे जाएगा। इन द लॉन्ग रन इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू गो अप एंड आपको उसका फ़ायदा उठाना है। तो या अब हम थोड़ा देर आराम करने जाएंगे एंड मैं आपको मिलूँगा अपने फाइनल मील ऑफ द डे के लिए। तो सी यू गाइस। ऑल्सो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आपको ये सब नॉलेज किधर से आया। एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी किया था, इट्स कॉल्ड ज़ीरोधा वारसिटी, ZERODHA वारसिटी, VARSITY। वहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस्ड सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। प्लीज़ जाके उसको पढ़ो, बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है इन द लॉन्ग रन एंड ट्रस्ट मी यू विल थैंक मी। ऑलराइट, सेकेंड मील ऑफ द डे होगा हमारा 4 अंडे और 3 स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड उसके साथ थोड़ा सा दूध लेंगे हम। बट वो मेरे घर पे वो हर्शीज़ का चॉकलेट मिल्क शेक पड़ा हुआ था तो मैं वो खाने वाला हूँ उसके साथ में। एक प्रो टिप वाइल मेकिंग योर एग्स, मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अंडे खाना अच्छा लगता क्वांटिटी वाइज, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा भुर्जी बनाता हूँ एंड मैं अपने अंडे में जितनी कम एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं ना उतनी कम डालता हूँ, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें डालोगे जैसे प्याज, टमाटर, धनिया, उतना ज़्यादा अंडे का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अंडे को बहुत कम वॉल्यूम में बनाता हूँ, एज इन मैं उसको थोड़ा सा अंडर कुक रखता हूँ, थोड़ा सा स्लॉची रखता हूँ एंड सिर्फ सॉल्ट और पेपर डालता हूँ। उससे मेरे अंडे की क्वांटिटी बहुत कम होती है, नो मैटर हाउ मेनी एग्स आई कुक। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टोटल में 4 अंडे का भुर्जी है, बट क्योंकि मैंने इसको अंडर कुकड रखा है इसका क्वांटिटी कम हो गया और मैं इसको आराम से ख़त्म कर सकता हूँ। एंड इसके साथ में एक ये मिल्क शेक, इसके कैलोरीज मैं भी डाल दूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने अपने अंडे में 1 चम्मच बटर डाला था एंड ब्रेड में 1 चम्मच बटर लगाया था।
तो हम वो भी उसको इंक्लूड करेंगे। एंड इन द एग मैंने एक अमूल की चीज़ क्यूब भी डाली थी, उसको भी हम कैलोरीज ट्रैक करते वक्त डालेंगे। मोस्ट लोग बटर एंड ऑयल जैसी चीज़ों को ट्रैक नहीं करते हैं एंड ये बहुत कैलोरिक डेंस चीज़ें होती है, जिसकी वजह से उनका जो डेली कैलोरिक इनटेक होता है वो बहुत ज़्यादा मिस वैल्यू हो जाता है। तो वो ध्यान रखना ऑलवेज ट्रैक योर ऑयल्स एंड बटर्स। एंड हम एक ये हर्शीज़ का मिल्क शेक भी पियेंगे इसके साथ, इसका भी मैं कैलोरीज ऐड कर दूँगा। भाई इसने सुना कि हम फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो करने वाले हैं, तो ये आ गया अपना खाना खाने। ऑलराइट गाइस, फाइनल मील ऑफ द डे। हमने 2 चिकन सैंडविच बनाए एंड 1 गिलास दूध पिया। यूजली मैं कभी भी दिन में 3 या 4 से ज़्यादा स्लाइस ऑफ ब्रेड नहीं खाता हूँ, बट आज दिन में हमारे घर में दाल चावल बना था तो इसलिए रोटी नहीं बनी। एंड रात को मेरे पापा ने बोला कि अगर तू चिकन बनाएगा तो हमारे लिए बनाना, हम सैंडविच खाएंगे सब लोग, इसलिए मैंने शाम को सैंडविच बनाई। तो दैट्स इट फॉर आवर ईटिंग ऑफ फुल डे ऑफ ईटिंग। टोटल मैक्रोज जितने भी थे वो मैं सब यहाँ पे लगा देता हूँ एंड यू कैन पॉज एंड आराम से सोक इट इन। एंड यार दैट्स प्रीटी मच इट। होपफुली आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, स्पेशली यार म्यूचुअल फंड टॉक। उस पर ज़रा सोचो एंड रिफ्लेक्ट ऑन दैट। आई फील कि हम सबको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना चाहिए एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है वो आई थिंक आज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी होगी। सो या डू योर रिसर्च गाइस एंड ज़्यादा डेंजरस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में मत जाओ। म्यूचुअल फंड्स आर वेरी गुड, स्पेशली अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो या स्टिक टू दैट एंड होप यू गाइस लाइक द वीडियो। कल मिलेंगे एक बहुत मस्त चेस्ट डे के लिए, क्योंकि कल हम लोग सुबह साकेत के साथ ट्रेन करने वाले हैं। मैंने उसको मैसेज किया था एंड ही सेड कि संडे को हम दोनों का चेस्ट डे है, तो हम सुबह जाएंगे एंड तब जिम भी फुल्ली एम्प्टी होगा, क्योंकि वो मैं बता नहीं सकता क्यों होगा। एनीवेज सी यू गाइस टुमारो।